तो भैया हम लोग आ चुके हैं टहरौली में, और टहरौली को मिजाज समझवे के लाने इतने बहुत सारे लोग हैं जो हमें बताएं कि टहरौली का कह रहा इधर माहौल भले ही ठंडो है, लेकिन लोग वोट तो करें आखिरकार। वोटिंग के दिना जो मौसम को तापमान है भले ही तेज़ रहे, लेकिन वोट करवे लोग घर से निकलें। और जो जान भी ज़रूरी है कि टहरौली और टहरौली के आसपास के दर्जनन बांधे गाँव में इधर का माहौल चलवे वारो। इतने जब हम लोगों से बात करी तो पता चलो भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग आ गए हैं, कांग्रेस के भी आ गए हैं, समाजवादी पार्टी के भी आ गए हैं और बसपा के भी आ गए। अच्छी बात जा है कि बसपा के आ गए हैं, जो हमें दिखा नहीं रहे वे ई चर्चा में दिखाई दें। और अपन लोग समझें कि इधर का है, चूँकि सब लोगन में सबसे सीनियर वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और फिलहाल कांग्रेस को तमगा लगाएं, इनसे चर्चा हुई है। और सबसे बड़ी बात जा है कि टहरौली तहसील को दर्जा दिलावे के लाने बहुत अथक मेहनत भी करी। तो का है चाचा स्थिति इधर का देख रहे, का है आपकी गठबंधन की स्थिति? हमारे गठबंधन की स्थिति ये है, हाँ, कि हम गांव-गांव में बेफिक्री होकर जीतते हुए चले आ रहे हैं। हाँ। और अब क्या हमारा उम्मीदवार 5,000 बल्कि 8 लाख वोटों से आगे चलेगा। हाँ। ये हमारी देहात क्षेत्र की स्थिति है। मेन कारण तो ये है, हाँ। कि टहरौली की जनता हमको वोट क्यों दे रही, उसका एक कारण था। हाँ। टहरौली को जिला बनना चाहिए, ब्लॉक बनना चाहिए, हाँ। टाउन एरिया बनना चाहिए। ये सबके बाधक यहाँ के विधायक हैं जो भाजपा के पारीछा वाले हैं। इधर रश्मि जी हैं, उधर जवाहरलाल जी, ये हमारी योजना को पास नहीं करने देती। हमने अभी फाइल तैयार करवाई, ब्लॉक की तैयार हो गई, फाइल है ना जिला अधिकारी के यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दे रही है। ये राजनीति करते हैं और विकास को रोकते हैं। हम चाहते हैं हम विकास करेंगे, वो विकास के लिए हमने तहसील को टहरौली को तहसील बनवाया, मौका आएगा जिला भी बनवाएंगे, और मौका आएगा तो हम बुंदेलखंड प्रांत की बात करेंगे। और इससे यही चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र का विकास। विधायक टहरौली को जिला बनाने में बाधक बन रहे हैं, लेकिन अगर प्रदीप जैन जीते जो आपके गठबंधन के कैंडिडेट, क्या वो इसके लिए पहल करेंगे? इसकी आप गारंटी देंगे? हाँ, मैं गारंटी देता हूँ कि वो 26 हमने वादा कर रखा उनसे। हाँ। कि वो 26 तक 2 साल तक कंटिन्यूस लोकसभा में जो बुंदेलखंड प्रांत की आवाज़ को उठाएंगे। हाँ। टहरौली की जिला बनाने की आवाज़ को उठाकर हमारे साथ सहयोग करेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और उनकी गारंटी है मेरे साथ व्यक्तिगत, और मैं इस गारंटी को जानता हूँ कि वो आदमी इतना ईमानदार है, जो कहता वो करके बता दे। मोदी जी आजकल बहुत गारंटी दे रहे हैं आदमी को, का लागत उनकी गारंटी को लेके जनता मूड बनाए फिर का? नहीं, जनता मूड इसलिए नहीं बनाएगी। अभी आपने देखा, हमने सुना कुछ दिन पहले कि उन्हें अडवाणी का नाम लिया और घेरा किसको? कांग्रेस को। हम ये पूछना चाहते हैं मोदी जी से, मोदी जी हमारे राजा हैं, हमारे बादशाह हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, आपने अडवाणी और अबानी जी का सबसे ज़्यादा कर्ज माफ़ किया, वो कर्ज किस कारण माफ़ किया ये तय करें। और उस कर्ज के माफ़ के पीछे आपको कितनी सीट वो जीत के देंगे, क्या कैसी आपकी सांठगांठ हुई, ये तो बताएं जनता को कि हाँ भैया वो हमको ना उनका कर्ज माफ़ किया तो आपको इतनी सीट जीत के दे रही है। पर ये तो सब गफलेबाजी है, अपना नारा है, अपनी बात कहने का है। पर एक भी गारंटी कहें तो हमारी बात थी, हमने यहाँ पर कम से कम टहरौली को टाउन एरिया बनाने के लिए, टहरौली को ब्लॉक बनवाने के लिए कम से कम 100 इतने बड़े बड़े हमने ज्ञापन तैयार कर सब मंत्रियों के फोटो भी छापे कि भाई ये खुश हो जाए, मुख्यमंत्री को भी छाप दो, इधर नगर पंचायत उनको छापो। सबके छापने के बाद हमें मिला क्या? 0। इस टहरौली को मिला क्या? क्या टहरौली वाले वोट नहीं देते? आज भी चैलेंज करता हूँ, 1 नंबर पोलिंग से लेकर हमारी तहसील में 300 कुछ पोलिंग है, वहाँ से है ना सिर्फ कांग्रेस जीत के जाएगी, भाजपा का तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गई। बहुत बढ़िया चाचा। ये चाचा थे जो बात की, टहरौली टाइम्स के संस्थापक भी थे, फाउंडर भी थे। और लोगों क्या लगता है चाचा की जो बात सुनी आपने, क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बल्कि देश में बहुत सारे काम कराए हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो किसानों की बात हो। आखिर
भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं सारी किसानों से संबंधित हैं। किसानों का वास्तव में विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा शुरुआत से ही आपने देखा होगा जब अटल जी की सरकार थी तो जो आज किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना जो वरदान साबित हो रही है, क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना माननीय अटल जी की सरकार में वो शुरुआत हुई थी और आज लगभग 90 का 99% किसान उसका लाभ ले रहा है। टहरौली के विकास की अगर बात करें, जितने अपन खड़े हैं इतने कितो विकास करा दो आपकी पार्टी ने? टहरौली के विकास की बात करें तो आप जिस सड़क से झांसी से आए होंगे या गुस्सा से आए होंगे, आप एक सड़क बता दीजिए जिस पहले यहाँ से झांसी पहुँचने में 2-2.5 घंटे लगते थे, आज लगभग 1 घंटे के पहले झांसी से टहरौली पहुँच जाते हैं। सड़क के अलावा स्वास्थ्य स्थिति है, सरकार ने आयुष्मान कार्ड की योजनाएं लगा के जो 5 लाख का गरीब लोगों का इलाज फ्री हो रहा है, वो स्वास्थ्य के लिए काम किया है। शिक्षा के लिए आप देखिए पिपरा जैसे छोटे गांव में राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना की है। यहाँ अपने इसी टहरौली में इसमें कई जो प्राइवेट संस्थानों ने अपनी मान्यता लेकर के अपने शिक्षा के लिए प्रयास किया है। शिक्षा के लिए हुआ, स्वास्थ्य के लिए हुआ और किसानों के लिए अभी देखा जाए तो एक 21 सेट की योजना आई है जिसमें लगभग आपने सुना भी हो कि 40 गाँव के किसानों को पानी मिलने जा रहा है। आज हर घर जो उनकी योजना चल रही है पेयजल के लिए, तो उस पर भी काम चल रहा है। चलो और भी तमाम लोग हैं और सब लोगों से भी बात करेंगे और समझेंगे कि क्या चल रहा है। भैया जी भैया, जैसे दोनों लोगों की बात सुनी आपने। राम राम। पहले तो हम चाचा जी की बात का एक उत्तर देना चाहते हैं। चाचा जी ने जो कहा कि विकास रोक रहे हैं डॉक्टर रश्मि आर्या जी, पप्पू सेठ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भैया, हमारी विधानसभा में हम जैसे एक छोटे से कार्यकर्ताओं को माननीय विधायक जी फोन लगाते हैं, पप्पू सेठ जी बताते हैं भैया विकास का कोई काम बताइए, तो ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पर विधायक जी ने विकास नहीं करवाया होगा। एक हमारी मऊरानीपुर विधानसभा में एक नारा चलता है, विकास की चाबी रश्मि भाभी, तो ये निश्चित है कि विकास पुरुष पप्पू सेठ जी हैं और विकास हद से भी ज़्यादा विकास करते हैं। गाँव-गाँव गली-गली कि हर एक छोटे से कार्यकर्ता रखते हो। रही बात हर बूथ जीतने की, तो हम मानते हैं कि प्रदीप जी सज्जन है, लेकिन माननीय अनुराग शर्मा जी जैसा सज्जन व्यक्ति हमें लगता है हमारा सौभाग्य हम सब कार्यकर्ताओं का कि हमें इतने सज्जन और अच्छे व्यक्ति क्योंकि दोबारा मिले जो प्रत्याशी के रूप में हैं माननीय सांसद जी, तो बहुत ही सज्जन और विकास की वे हमेशा ही विकास की बात कहते हैं। कोई भी कार्यकर्ता गांव लेवल से जाए कहीं पर भी फाइलें क्यों रुकी हैं फिर? वो बाबूजी फाइलें रुकी टहरौली को टाउन बनाने की हो या नहीं, क्या है कि चेयरमैनी में विधायक जी भी आगे हैं, लखनऊ गए थे अभी। माननीय विधायक जी लखनऊ गए थे और विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री के सामने कहा था और बहुत ही जल्द हमें लगता है कि चुनाव के बाद ही अगली बार चुनाव होगा तो यहाँ पर चेयरमैनी का ही चुनाव होगा, नगर पंचायत का होगा जी, नगर पंचायत का ही चुनाव होगा। टहरौली में हमें ऐसा लगता है क्योंकि विधायक जी अधिक मेहनत कर रहे हैं और हमारे माननीय सांसद जी भी लगे हैं बराबर। और रही विकास की बात तो घुरैया जैसी गांव में पेयजल योजना, टंकी की योजना, अभी मैं प्रचार करने गया था, हमारे डॉक्टर साहब भी गए थे, डॉक्टर साहब ने देखा होगा यहाँ से बिजनाथ से ढोबई के लिए बहुत रास्ता खराब थी, हद से ना गड्ढे थे, वहाँ पर निकलने में भी दिक्कत थी। तो माननीय सांसद जी यहाँ से निकले, सांसद जी ने देखा, सांसद जी ने तुरंत वहाँ पर रोड डलवाने का कार्य किया। बहुत बढ़िया। और भी ले कम शॉर्ट में अपनी ज़्यादा बात हो जाए। जी हाँ, क्या लग रहा है देख के? आप तो न्यूट्रल हैं, यूट्यूबर भी हैं, क्या देखते हैं? कुछ नहीं यार, हम तो यही देखते हैं कि अगर विकास की बात करी जाए तो इस सरकार में विकास केवल और केवल कागजों में विकास हुआ है। और जैसे इतना बोलें कि इन लोगों को भी सुनाई दे आपकी बात। कागजों में बस विकास हुआ है, धरातल पे हमें तो नहीं दिखता है कि कोई विकास हुआ है, क्योंकि मैं 2020 के पहले विदेश मंत्रालय के प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था। 2020 से अब मैं क्षेत्र में हूँ, तो जो देख पाता हूँ तो विकास का वैसे जो मुख्य नारा राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था कि विकास का, गांव गरीब किसान का विकास होना चाहिए तभी देश का विकास है। तरक्की का रास्ता जो है गाँव गरीब किसान से होकर गुजरता है, लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि गाँव गरीब और किसान का कोई विकास नहीं हो रहा है। हिंदू मुस्लिम की बात होती है ज़्यादातर, तो उसमें हम यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादातर आपको मेजॉरिटी और माइनॉरिटी देखनी चाहिए। मेजॉरिटी में किसान है, ठीक है, अन्य जो है जो अन्य व्यापार कर रहे हैं वो माइनॉरिटी में है, तो विकास किसान का होना चाहिए। जबकि किसान पिछड़ा हुआ है, आज भी उन्हीं हालातों का सामना कर रहा है, परंपरागत खेती पर निर्भर है। और गाँव के विकास के लिए मैं एक सबसे छोटे गाँव से आता हूँ जो गुरसरा विकास खंड में पड़ता है, तो हम लोगों ने, आपको बता दूं कि 2 महीने संघर्ष किया है ट्रांसफार्मर के लिए।
2 महीने तक कोई ट्रांसफार्मर नहीं मिला किसी विभाग में। 2 महीने तक? 2 महीने तक अंधेरे में गांव रहा है। आप गांव में जाके भी लोगों से पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं दोबारा से नहीं, हम सोच रहे कुछ और लोगों समझ अंधेरा का। आप बताइए, इनका जवाब आप दीजिए। 2 महीने ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं गाँव में। वो क्या होता है, कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं जैसे गांव के बिल बकाया होते हैं, या गांव में जो जिस अनुपात में कनेक्शन है और लोड है उसका अनुपात ठीक नहीं होता है। कनेक्शन मान लीजिए कागज़ों में अगर कनेक्शन कम है और बिजली लोग ज़्यादा चला रहे हैं, उसकी वजह से ये कुछ समस्याएं होती हैं। लेकिन जैसे जनप्रतिनिधियों को इन सब चीज़ों का पता चलता है तो उनका निराकरण कराने का तुरंत प्रयास किया जाता है। ये है। चाचा क्या लगता है आपको, क्या स्थिति बनेगी? नहीं बोलेंगे, एक चाचा और हैं। हाँ देखिए, इन्होंने कहा कि प्रत्याशी हमारे बहुत सरल हैं। हम ये कह रहे हैं सहज मुलाकात सीधी बात, प्रदीप जैन से अच्छा कोई कैंडिडेट ना हुआ है ना होगा, क्योंकि वो जन जन के प्यारे हैं। अब प्रदीप जैन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम क्षेत्र में जहाँ जहाँ गए अब जनता चुनाव लड़ रही है, क्योंकि अब ये जनता और बीजेपी के बीच का चुनाव है। जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है, जनता वोट दे रही है। अब जो है वो कह रहे हैं प्रत्याशी की जरूरत नहीं है हमारे बीच में, उनकी अब जनता कह रही है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ जहाँ हम गए। और कोई कुछ चाहूँ तो बताएं। बहुजन समाज पार्टी हम लोग देख रहे हैं, उनने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। क्या लगता है बसपा को देख के, बसपा कितना क्या खींच पाएगी इस चुनाव को? अयोध्या से आए बाहर से प्रत्याशी है। हाँ। और अब चूंकि बहुजन के जो मतलब प्रत्याशी हैं वो जहाँ भी गांव जा रहे हैं उनको सीधी शिकायत मिल रही है कि भाई हम तो पुनः कांग्रेस की ओर जा रहे हैं, गठबंधन की ओर। क्योंकि जो कांग्रेस ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग में देखा, आपने देखा उनका जो है उसमें बताया कि मतलब किसानों का कर्जा माफ पूरा टोटल, और जो गरीब महिला हैं उनको 8,500 रुपया प्रति माह उनके खाते में दिया जाएगा। और जो अपना नरेगा के तहत जो मजदूरी दी जाती थी वो भी 200 रुपये थी, उसको 400 रुपये हमारे उसमें की गई है। इसलिए कांग्रेस से अच्छा कोई नहीं है, ना कोई कर सकता है। बहुत बढ़िया। और भी तमाम लोग हैं, क्या लगता है भाई साहब? आ गए आप जी, धन्यवाद। ऐसा है कि देश को अभी पिछले 10 वर्षों की सरकार में मोदी सरकार ने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जो कई वर्षों से प्रतीक्षा थी जिन निर्णयों की। कई लोग उन सपनों को देखते देखते वो लोग के प्यारे हो गए। अभी और भी बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं। अभी सरकार ने हमारे बुंदेलखंड के लिए झांसी में बीड़ा बसाने का निर्णय लिया है। अक्सर ये देखने में आया है कि सरकारें जब बदलती हैं तो पुराने निर्णयों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ये पहली बार है कि हमारी झांसी और बुंदेलखंड के लिए सरकार ने नोएडा की तर्ज पे बीड़ा बसाने का निर्णय लिया, जो हमारे लिए अमृत के समान है, हम झांसी वासियों की और बुंदेलखंड वासियों के लिए। तो यहाँ जनता ने एक तरफ से ठान लिया है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार। लेकिन ये भाई साहब पीछे हम बात कर रहे हैं, बोले अब जो प्रदीप जैन है गठबंधन के प्रत्याशी, उनका चुनाव तो जो है जनता लड़ रही है, जनता बनाम भाजपा हो गया है। वो तो देखो सभी पार्टी वाले अपने दावे करते हैं और जनता को जो सही लगता है वही करती भी है। आपको क्या लगता है कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर पीछे रहेगी, किन बातों को लेकर अभी भी फ्रंट पे नहीं आ पाएगी? कांग्रेस इस समय जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। जैसे कभी कह दिया जाता है महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। अब देश का बजट देखिए सरकार का, महिलाएं कितनी संख्या में है देश के अंदर, संभव ही नहीं है। तो ये सब भ्रम फैलाने वाली बातें हैं और इन भ्रम फैलाने से जनता वोट देने वाली नहीं है, क्योंकि वो समझ चुकी है। नहीं, आप भी तो एमपी में दे रहे हैं 15,000 रुपया महिलाओं को। 15,000 नहीं, यहाँ तो 1 लाख का भ्रम फैलाया जा रहा है। 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। 10-15 हज़ार एक अलग चीज़ है, लेकिन 1 लाख रुपए सालाना तो आगे आ जाइए, बहुत बड़ा बजट है। आ जाओ, खड़े हो जाओ, है ना। तो अभी आपने देखा होगा सरकार, जनता जो है लगातार भाजपा पे भरोसा कर रही है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में भी दोबारा सरकार नहीं आती, लेकिन लोगों ने भरोसा किया। क्या है, जनता का कहना ये है कि अब हम चैन से जी रहे हैं, हमको खाने को मिल रहा है, हमको शौचालय भी मिला, हमको किसान सम्मान निधि भी मिली, है ना, हमको गरीबों को गैस सिलेंडर भी मिला जो कभी किसी ने सोचा नहीं। मतलब गरीबों की जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं, जिन तक आज तक किसी भी सरकार ने ध्यान देने की तो बात दूर है, दिमाग में भी नहीं आया, सोच भी नहीं पाए, उन चीज़ों तक पहुँच करके मोदी ने यानी काम किया है। आपको लगता है रिपीट होगी? और कोई ऐसा है जिसको नहीं लगता हो? आपको क्या लगता है मोदी सरकार रिपीट हो पाएगी?
नहीं, मोदी सरकार नहीं आ पाएगी, कांग्रेस आएगी अब की बार। क्यों आएगी कांग्रेस? मोदी की सरकार क्यों नहीं आ पाएगी? मोदी सरकार ने जो वादे किए उनका सीधा सीधा उल्टा किया। जैसे कि 15 लाख की बात है, ठीक है। जैसे उन्होंने कही थी हम किसान को मजदूर को दुगना फायदा करेंगे, उन्होंने दुगना किया तो तरीका बदल की। जैसे कि 500 की बोरी 700 की मिलती, 1200 की कर दुगना कर दिया, ठीक है भाई। उन्होंने किया तो किसान के हित में कुछ नहीं। अनाज जो 2500 बिकता था वो 17 और 20 के बीच में टका के रह गए, यानी किसान को कुछ ना मिल पाए और आगे पैसे वालों। बहुत बढ़िया। क्या लगता है भाई साहब? बीजेपी फिर से। बीजेपी किन मुद्दों पे? जैसे इन्होंने बताया किसानों की कमर तोड़ रहे हैं, आय दुगनी की जगह महंगाई दुगनी हो गई है। विकास के नाम पे सब विकास किया इतना कैसा ज़्यादा। विकास? क्या विकास? विकास किसानों के लिए वो सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड योजना, साथ में चाचा जी ने अभी एक बात कही थी, बाबू सिंह चाचा जी ने, कि यहाँ पे हमने विकास की बात, ये लोग भी सुने, जवाब दें। चाचा जी ने बात कही थी कि हमने विकास की बात उठाई, तहसील से ली है, इस चीज़ से सहमत है, चाचा जी ने उठाई। लेकिन चाचा जी सबसे ज़्यादा प्रयास करते थे गुंडाई के बंद हो, लेकिन आज चाचा जी का गुंडाई से गठबंधन समझ में नहीं आया कि टहरौली में गुंडों से गठबंधन। चाचा पहले गुंडई के खिलाफ थे, गुंडों के खिलाफ आवाज उठाते थे, आज गुंडों से गठबंधन कर ली। वो समझ में नहीं आया। चाचा जी के हम साथ थे, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि चाचा जी के पास जाएं जवाब लेने। हाँ जाएं। चाचा जी, क्या ये बच्चे आरोप लगा रहे हैं आप पे कि आप तो गुंडागर्दी के खिलाफ थे, अब गठबंधन कर लिया? नहीं, सुनो सुनो नहीं, ठहर तो जाओ, एक मिनट। गुंडों से आज भी मेरा गठबंधन नहीं है और ना भूमि माफियाओं से मेरा गठबंधन नहीं है। आज मेरा गठबंधन है सिर्फ विकास के लिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रदीप जैन का समर्थक हूँ और प्रदीप जैन के पीछे मैं अपना समय पास कर उनके साथ लगा हूँ और उन्हें जिताने की प्रतिज्ञा लिए बैठा हूँ, क्योंकि जो आदमी ईमानदार होता है उसके साथ लगना मेरा कर्तव्य हो जाता है। मैं उन बेईमानों के साथ लग जाऊं तो अब चलें तो हम कह दें पारीछा वालों के साथ लग जाओ, बालू के धंधे के सिवा फुर्सत नहीं है। लोधी जी के साथ लग जाओ, लोधी जी से पूछो, थाने में है ना एक दिन है ना इन्होंने बालू के नाटक में हुई किनकी पारीछा और अपने जवाहर भैया की लड़ाई भाई विधायकन की, वो लड़ाई थाने में आई, वो झंडा भाजपा के, और वो पूछो उनसे भाजपा वालों से कि वो झंडे लेके कौन आए थे, सपा वाले आए थे कि बाबू सिंह आया था। बालू की लड़ाई थी? और हाँ, बालू की लड़ाई थी, और दो विधायक के समर्थक झंडा लिए थे, झंडा भाजपा का, और आदमी कौन? सपा के। सब जो है ना पहले सपा के राज में भी बालू का धंधा करते थे, बासपा के राज में भी बालू का धंधा करता है, भाई आए थे थाने। अब बे गुंडागर्दी करें, वो बाबू सिंह के गुंडागर्दी हो दो तो भैया ऐसा नहीं बन सकता। समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर कौन से काम करने आए थे? हमारे क्षेत्र में हमारे समाजवादी पार्टी के लोग आए, हमारे क्षेत्र में आओ, कौन से आए भैया? हमारे क्षेत्र में आओ, हमारे यहाँ दबंगपना का बहुत ज्यादा उनकी दबंगबाजी तो उन्होंने फाड़ की है और लोगों की मारपीट भी की, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। जो अभी हमारे चाचा जी कह रहे हैं कि बबीना विधायक जी और गौड़ा विधायक, ये दोनों विधायक जी इतनी सज्जन है, उसमें कोई मोमेंट नहीं दिया। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट होगी। बबीना विधायक और गरोठा विधायक सज्जन है? नहीं, सज्जन तो हैं, पर उनके साथ बालू का जो धंधा लगा है, भूमि माफिया, वो बालू माफिया का काम कर रहा है, उसके पीछे किसका? कोई बाबू सिंह ला रहा है क्या ट्रैक्टर चला के? पूछो किसके चल रहे हैं? राहुल राजपूत जी के, उधर पारीछा वालों के लड़के के चल रहे हैं, मेरा क्या चल रहा है? कौन सा मेरा चला? और पारीछा वालों का कहाँ लड़का छोटा सा होगा? नहीं, एक बात बताऊं आपको, 3 ट्रक मैंने उनके नाम के देखे पारीछा वालों के, 3 ट्रक। 3 ट्रक। नहीं, आपने लड़के का कहा तो हमने कहा कि लड़का कहाँ होगा? नहीं, उनका वो है, भाई है, कोई भी हो, वे चला रहे हैं 3। तो जब आप, और ये मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि बालू में ईमानदारी से कह दो, कोल है तुम्हें राम का, कह दो पहलवान कि वो मैं सापा वाले आए थे कि नहीं यहाँ थाने में प्रदर्शन करने, तो मैं छोड़ दूंगा राजनीति और आज से ही बैठ जाऊंगा, मैं प्रदीप जैन का समर्थन नहीं करूंगा। बोलो, बताओ। चाचा ने चैलेंज कर दिया कि उसमें यदि सपा वाले नहीं हो संलिप्त तो अभी राजनीति छोड़ देंगे, प्रदीप जैन का समर्थन छोड़ देंगे। बताओ भैया। बिल्कुल समाजवादी वाले नहीं थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जिनके साथ मारपीट हुई थी और जिनके ऊपर फायरिंग की गई थी। तो भाई जिसके ऊपर फायरिंग होगी वो अपनी बात नहीं रखेगा क्या? उन्होंने अपनी बात रखी और ये उन पर मुकदमा भी कायम किया गया
यदि वो समाजवादी के थे या ऐसा कुछ था तो फिर मुकदमा क्यों लिखा गया था? वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। उन्होंने, बाहर से लोग आ रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, तो भाई अपना झंडा लेके वो अगर अपना मतलब कि वो दिखाते हैं कि भैया हमारे साथ ये हो गया है, तो इसमें समाजवादी के लोग कहाँ से उसमें हो गए? भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उसमें। और मैं आपको बता दूं नायक जी, मैं पिपरा से बिलोंग करता हूं, ग्राम मेरा पिपरा है। आज से 10 साल पहले ये स्थितियां थी कि अगर पिपरा से चिरगांव जाना पड़ता था तो 1.5 घंटा लगता था, गुरसाएं जाना पड़ता था तो 1 घंटा लगता था, और टहरौली आना पड़ता था तो लगभग 50 मिनट लगते थे। आज आप आ जा रहे हैं, आप भी गुरसाएं आवागमन आपका रहता है, स्थितियां आपके सामने हैं। टहरौली से 8 मिनट में आप 10 मिनट में पिपरा पहुंच जाएंगे, पिपरा से आप 20 मिनट 25 मिनट में चिरगांव बड़ी सहज स्पीड में पहुंच जाएंगे। यही गुरसाएं की स्थिति है, वही मोट की स्थिति है। और पिपरा में पूरे बस्ती में खारा पानी था। हमारी माताएं बहनें या दादी बहुत दूर से एक बूढ़ा कुआं बचता था, उससे पानी लाया करती थी। आज की स्थिति में प्रति व्यक्ति के दरवाजे हर घर नल योजना के तहत नल लगा हुआ है, जिससे हम लोगों को विकास हुआ है। आप विकास देख रहे हैं और तमाम लोग, क्या लगता है भाई साहब, समाजवादी सरकार थी, खनन होता था क्या? अरे खनन नहीं होता था। चाचा सुनो तब तो जवाब दोगे। हाँ। खनन ऐसे नहीं होता था। यहाँ लोकल के समाजवादी का ट्रैक्टर अगर पकड़ लिया जाता था तो सांसद जी सीधा फोन करके धमकी देके तहसीलदार साहब को धमकाते थे कि इसी समय ट्रैक्टर छोड़ दिया जाए। ऐसा समय था, वो ऐसा समय था। अब खनन माफिया का पता नहीं कहाँ घुस गए जमीन में। और ये 5 साल और मोदी जी जब हमारे देश के राजा होंगे तो छोड़ो साहब, देश होगा विश्व गुरु बनने की। केवल भाजपा वाले खनन करेंगे, खनन माफिया बिल में घुस जाएंगे। क्या लगता है, क्या लग रहा है? हाँ भैया देखिए, ये सब शासन सत्ता का खेल है। जो भी शासन में आ जाता है वो खनन करता है, चाहे वो छपा हो चाहे भाषा। मिले गुरु सही आदमी, सही आदमी मिले, कम से कम सच तो बोल रहे हैं। जिसकी सत्ता उसका खनन। हाँ, जिसकी सत्ता उसका खनन। बस ये है कि खनन नहीं, अवैध खनन। अवैध खनन है। अब रहता ये है कि जो पावर में वो ज्यादा कर रहा है। जैसे मोदी जी ने कहा भ्रष्टाचारी खत्म हो गई। आप बताओ कहाँ खत्म हो गई? थाने में नहीं हो रही, तहसील में नहीं हो रही, कौन सी जगह नहीं हो रही है? हो रही है, बिल्कुल हो रही है। लेकिन अब भले ही बीजेपी आ जाए, लेकिन अपन विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन आने के लिए नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उनके पास सारे हथकंडे हैं। गुरु सपा में खनन हो रहा था, अवैध खनन। भाजपा में अवैध खनन हो रहा है, आप कह रहे हैं। थानों तहसीलों में भ्रष्टाचार है, करप्शन हो रहा है, रिश्वतखोरी हो रही। अब ये बताओ कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री देखो, लहर के हिसाब से तो मोदी जी बनेंगे, लेकिन अब आप समझना, लेकिन कार्य जो हो रहे हैं वो नहीं रोकेंगे। खनन की हद पार, फिर भी मोदी सरकार। हाँ, लेकिन आप समझना, यहाँ से प्रदीप जैन जीत गए तो सरकार में तो बैठ नहीं रहे भाई। प्रदीप जैन कितना वही आ रहा है नहीं, प्रदीप जैन जो है कितना विरोध कर लेंगे। यदि वो शासन में रहेंगे तभी तो विरोध कर पाएंगे। ये जो धारणा है वो हर जगह हो, तब इसका बदलाव हो सकता है। यदि मान लो यहाँ से कांग्रेस से अगर प्रदीप जैन जीत गए, यहाँ जैसे मान लो यहाँ 3 डिग्री कॉलेज हैं, 3 साइंस सेंटर कॉलेज हैं, और यहाँ स्थिति ये है कि नगर पंचायत नहीं है, ब्लॉक नहीं है, तो अब ये बताइए कि कौन सा, जैसे ये है अभी वर्तमान में हमारे सांसद जो है अनुराग शर्मा जी हैं, पूरी टहरौली में 5 साल में कितनी बार आए? या टहरौली के बारे में जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने क्या विकास के लिए दिया या क्या आया, ये तो बताएं। रोड हो गया, लाइट हो गया। क्या लगता है सांसद जी जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे? क्या स्थिति रहेगी 20 तारीख तक? क्या स्थिति बनेगी? ये मुकाबला जो है टक्कर का है। आसानी से ना समझे कि हम सीट निकाल चुके हैं। यहाँ कांग्रेस का भी काफी वोट है, बीजेपी का वोट है। आप किस्मत के ऊपर है, जो ले जाए। बहुत बढ़िया। क्या लगता है चाचा, कौन निकाल पाएगा इस सीट को? गठबंधन सीट निकलेगी। गठबंधन निकल जाएगी। और अनुराग शर्मा जी का क्यों नहीं निकाल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि 5 साल में एक भी बार नहीं आए, दर्शन नहीं हुए हैं, कोई दर्शन नहीं हुआ। हाँ। आपको क्या लगता भाई साहब? देखो, अपन को सही सुनना है, ये फर्जी बातें तो बहुत जगह सुन लेते अपन। झांसी सीट पे बहुत टक्कर का मुकाबला है। और जनता खुद देख रही है कि 5 साल के कार्यकाल में लोगों ने जिस तरीके से इस सीट को बहुमत से जिताया था कि चुनाव के दूसरे दिन बाद जो पेपर की हेडलाइन आई थी कि लोगों ने जमकर लुटाया अनुराग, तो
आज भी हेडिंग याद है? हाँ, 5 साल पुरानी, 5 साल पुरानी हेडिंग याद है। और विकास हम लोगों को मालूम है कि कितने हद तक हुआ है, और हम जहाँ भी खड़े हैं यहाँ पाइपलाइन डल चुकी है, विकास जारी है, लेकिन मुकाबला टक्कर का है। और उम्मीद सबसे ज्यादा इस बार गठबंधन की है। और यही अच्छा, पिछली बार अनुराग लुटाया था लोगों ने, इस बार कमजोर पड़ रहा है। इस बार थोड़ा ऐसा एहसास हो रहा है, एहसास क्या पब्लिक का रुझान लिया है, इस बार कमजोर पड़ रहा है थोड़ा। चलो, और भी कुछ नए लोग आए हैं, इन लोगों से भी बात करें। क्या लग रहा है चाचा, क्या स्थिति बनने वाली है? टहरौली से क्या हवा जाएगी? टहरौली नहीं, पूरे देश से हवा जाएगी। हाँ। जो लोग रोजी रोटी पर बात नहीं करेंगे, रोजगार पर बात नहीं करेंगे, देश के संविधान पर बात नहीं करेंगे, वो सरकारें झूठ के बुनियाद पर ज्यादा दिन नहीं टिक सकती। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है, किस तरफ है? माहौल जो इस देश के संविधान को बचा सकता है वो केवल बहन कुमारी मायावती जी हैं जो बचा सकते हैं। बहन जी क्या भैया, बसपा बहुत आगे है। हर जगह से है। कितनी आगे? हमें तो लगता है कोई पीछे भी नहीं है। बहुत दूर दूर तक है। हाथी को कोई छू नहीं रहा है। जी, हाथी दौड़ेगा इस बार? बहुत दौड़ेगा। क्या लगता है? टहरौली का सबसे ज्यादा विकास बहन जी ने किया। ये लेकिन अब क्या है? अच्छा, इधर आओ, इधर। अच्छा, सही बताइयो, एकदम कायदे से कि वाकई में बसपा अब झांसी में के नंबर पे दिखाई दे रहा हो? बसपा तो नहीं दिख रही, लेकिन प्रदीप जैन नहीं दिख रहा है। प्रदीप जैन भी नहीं दिख रहा है? प्रदीप जैन जी जीते हैं जाके रहे। बसपा समर्थक भी प्रदीप जनता है? बसपा समर्थक नहीं, आप नहीं? नहीं आ गया। अच्छा, आ गया। नहीं, हमने कहा 2 हैं तो क्या तीसरा? हाँ, क्या लग रहा है बॉस? इधर आ जाओ। आप क्या हैं, बसपा समर्थक हैं कि नहीं? जी। तो क्या लग रहा है, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये बसपा जीतेगी। यार सुनो भाई, जब सुनो तो बसपा का बालक है, सुना रहा है आपको। हाँ, बसपा जीतेगी और पूर्ण बहुमत बसपा आएगी। कितने वोट से जीतेगी झांसी से? कम से कम 1-2 लाख वोट से जीतेगी। 2 लाख से? बस 21 लाख वोट है। 2 लाख से वोट से जीतेंगे ना। कितने % वोटिंग होगी ये बताइए ना आप। तो अभी वो तो उसमें तो इंतजार करना पड़ेगा। तो वही तो इंतजार से हम लोग बता रहे हैं। चुनाव गणित से होता है ना, संख्या से होता है। आपका क्या गणित, बसपा का क्या गणित है? कुशवाहा कितना है यहाँ इस सीट पर? चाचा बसपा का गणित बना, सुन तो रहा है? सुनो तो 1 मिनट। चाचा आप अपना गणित बताओ। नहीं, ईवीएम क्या सेट हो गई क्या? नहीं, ईवीएम सेट हो गई तो बताओ। 4 लाख कुशवाहा है और 4.5 लाख चमार है। जाति का और हाथी का वोट मिलकर कितना हुआ? 8 लाख। तो अब बताओ कौन आगे कौन पीछे? केवल कुशवाहा और उसके बाद सर्व समाज के वो लोग जो न्याय पसंद करते हैं वो लोग मेरे साथ हैं। बहुत बढ़िया। कितने लोगों को लगता है कि बसपा इस बार निकालेगी चुनाव? क्या लगता है, निकालेगी बसपा? नहीं, भाजपा चुनाव जीत चुकी है। अनुराग शर्मा कम से कम 1.5 से 2 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। उन्होंने बताया कि कुशवाहा हर बार वोट है। आपका क्या समीकरण है? सर्व समाज का वोट है हमारे साथ। ऐसी कोई समाज नहीं है जिस समाज में हमारा वोट नहीं है। हर बूथ में हम लोगों के वोट हैं। इनके पास ना तो पोलिंग एजेंट मिलेंगे बसपा के पास है और पोलिंग एजेंट नहीं मिलेंगे। और रही बात कांग्रेस की, तो मैं कांग्रेस को मैं बता दूं कि इनके पास ना तो कोई तंत्र है, ना इनके पास कार्यकर्ता है। इनके पास आज तमाम दलों के उधार के सेनापति हैं, उधार की सेना है। ये चुनाव लड़ने आ गए हैं। लो भैया, उधार के सेनापतियों से आप ही जवाब दे पाएंगे। अच्छा चाचा, हाँ, उधार के सेनापति ने हमने पहले कह दिया, पूरे देश में इनका जवाब ले लेंगे पहले चाचा। पूरे देश में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उधार के सेनापतियों से? उधार के सेनापति कांग्रेस कार्यकर्ता और गठबंधन के कार्यकर्ता मिलकर, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ रहे हैं। उधर से वो पंडित जी कह रहे हैं उधार के सेनापति। कोई उधार नहीं होता है, गठबंधन होता है। और गठबंधन पूरे देश में लड़ रहा है और कम से कम इन लोगों को 200-150 में समेट के रख देगा बीजेपी को। उनके जुमले झूठे 15 लाख और किसानों की दुनिया है, कुछ नहीं दिया इन्होंने। इसलिए जनता चुनाव लड़ रही और जनता क्या और लोग भी हैं क्या? वो कह रहे बूथ एजेंट नहीं मिल रहे हैं आपको। ये देखना किसको नहीं मिलेंगे। ये कह रहे हैं उधार की सेना से लड़ रहे हैं। वो कांग्रेस के लिए आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं? किसी के लिए नहीं, मैं बात सुन लो। उधार की सेना बहुजन समाज पार्टी ने से बीजेपी ने लिया, कांग्रेस में, सपा में तमाम ऐसे नेता हैं
आज जो ब्रजेश पाठक जी हैं किस दल से हैं भाई, बताओ जरा, किस दल से? पहले पाठक जी इतिहास देखो, इतिहास देखो, जितने भी नेता हैं, बीएसपी का नेता बताओ कांग्रेस का कौन सा है जो कांग्रेस से पैदा हुआ हो, बीएसपी में आया हो, ये बता दो। क्या मानिया बहन जी, क्या मानवर कांशी राम साहब, और क्या हमारे बुजुर्ग, ये दादाजी खड़े हमारे पिता तुल बाबू सिंह साहब, ये पूछो हैं, इन लोगों ने हमको सिखाया है बीएसपी, तो ये कह रहे हो कि बीएसपी में नेता आए हैं ना? लाइट है क्या आ रही है? बीएसपी नेता पैदा करने की फैक्ट्री है। में थी तो फिर प्रत्याशी क्यों बदलना पड़ा? क्या इन्हें लोकल झांसी लड़ने में कोई प्रत्याशी नहीं मिला जो अब आपको वहाँ से लेके आना पड़ा, बाहर से मंगाना पड़ा? अयोध्या जी से। हाँ, ये तो देखो ऐसा है, हम वो बात नहीं कहना चाहते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी कहाँ के हैं? गुजरात के हैं, यूपी से बनारस से लड़ रहे हैं। ये तो प्रदेश का ही है भाई, ये तो यूपी का है ना। अरे कहाँ उमा भारती जी मध्य प्रदेश से आके अपने झांसी लेने से सांसद बनी, वो हमारे रवि कुशवाहा जी, भगवान राम ने भेजा अपना दूत बना के, जाइए मेरा आशीर्वाद, आप चुनाव लड़ियो, आप जीतोगे चुनाव। भगवान राम ने अपना दूत भेजा है रवि कुशवाहा जी के रूप में। अरे राम दूत आया है। जय श्री राम। किसी बहाने सही राम को माना तो हमें प्रसन्नता हुई कि किसी बहाने सही राम को माना तो। और एक बात और हमारे मित्र पूर्व जलाध्यक्ष जी ने कही है कि ब्रजेश पाठक जी बसपा से आए हैं, आदरणीय चाचा जी बसपा से आए हैं, तो मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि माननीय बहन जी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने का काम भाजपा ने ही किया था, और भाजपा से पुराना दल बसपा नहीं होगा, है ना। तो मुख्यमंत्री को भी 2 बार 3 बार भाजपा ने ही मुख्यमंत्री बनाया। बसपा को कहाँ देख रहे हैं सर? एक वोट से गिराई भी सरकार अमीन थी, बचाया भी था, अस्तित्व भी उनका भाजपा के लोगों ने ही बचाया था। चाचा आप तो फंस गई मुझे लगता है। जब आप पर कोई मुसीबत आएगी व्यक्तिगत तो मदद करूंगा मैं। वो कह रहे हैं कि आपको कोई समस्या आएगी मदद करेंगे, समझ लो ये सारा। क्या लग रहा? वो कह रहे हैं आपको कोई समस्या आएगी हम मदद फिर करेंगे। बात क्या है? हाँ। रुको। क्या बसपा चुनाव में क्या सहयोग करेगी? हाँ मानवर। ए राजू पहले हमारी भी सुनो। ए राजू सुनो, आपकी मैंने सुनी चुपचाप, आप भी सुन ले। भाजपा को बसपा जो कह रहे हैं ना सहयोग करेंगे, सहयोग तो नहीं, सहयोग तो जब होता है जब कोई दाल में काला होता है। तो दाल में काला ये है कि आप है ना खुल के हर एक जांगा अपना उम्मीदवार को बदल के देख लेती, भाजपा के पक्ष में कौन है उसको खड़ी करते हैं और वो हर इधर आइए। जब मानिए वो ये कह रहे हैं कि 2 जून 95 की घटना का याद दिला रहे हैं वो, मैं वही कह रहा हूँ जब आपके नेता के ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आएगी तो मानिया बहन जी भी जिस तरीके से आपने बचाया, आपका कहना है, आपने सहयोग किया, आपके ऊपर मुसीबत आएगी तो बचाएंगे। मुसीबत कैसी मुसीबत? जैसी ये 2 जून 1995 की घटना को बात कर रहे हैं ये कि बसपा की मदद की बीजेपी ने, यही कह रहे हैं ना। तो ये चुका दिया आपने कि अभी चुकाएंगे? काहे का चुका देंगे? जब मौका मिलेगा इनके नेताओं पर कोई ऐसी घटना आएगी तो मानिया बहन जी किसी का ऋण नहीं रखती। हाँ, ऋण रखती नहीं। और उन्होंने गलत किया, 1 वोट से सरकार गिरा दी थी अटल बिहारी वाजपेयी की। हाँ भाई साहब। अनुराग शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी इस समय चुनाव लड़ रही है। प्रदीप जैन आदित्य व्यक्ति अच्छे हैं, जन के हैं, लेकिन मुकाबला इतना नहीं है कि वो सीट को निकाल ले जाए, क्योंकि केंद्र की सरकार बनने जा रही है। मोदी के सामने विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है कि वो केंद्र में सरकार बना ले। प्रदीप जैन अच्छे आदमी हैं, लेकिन अच्छे आदमी का मतलब ये नहीं है कि पीने को जहर पिया जा सकता है, इसका मतलब जहर पी लें।
जहर पिया जा सकता है लेकिन पी नहीं लेंगे। प्रदीप जैन व्यक्ति अच्छे हैं, महापौर का चुनाव लड़े, अगर छवि बेहतर होती तो झांसी महानगर लोकल के चुनाव की स्थिति क्या रही? क्या छवि खराब है जन साहब? छवि खराब नहीं है, लेकिन मुकाबला जब सामने वाली पार्टी से हो, प्रतिद्वंदी आपका किस प्रकार से हो, तब आपका रिजल्ट सामने होता है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी अनुराग शर्मा जी है, मोदी का चेहरा कमल का फूल निशान सामने है, कोई मुकाबला किसी का नहीं है। अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति कब थी? मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने, अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति विदेश में आज कौन से नंबर पे आ गई? 370 धारा को पार किया। ऐसा केंद्र का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हमें चाहिए। ऐसा केंद्र का एक मिनट रुकिए। जब तक सभी लोगों की वारदात हुई, मैंने वारदात नहीं की। हम ये कह रहे हैं, क्या पूछना है? ये पूछना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था में कितने नंबर पे है पूरे विश्व में? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अर्थव्यवस्था में कितने नंबर पर देश है? शक्तिशाली देशों की लिस्ट में कितने नंबर पर है? आप ये बता सकते हैं ना कितने नंबर पे है? जिस समय सबसे शक्तिशाली अमेरिका ने वीजा मोदी जी का कैंसिल किया और से अमेरिका ने मोदी जी को बुलाया, आप शक्ति का परीक्षण उस समय नहीं कर सकते हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अर्थव्यवस्था कितने % बढ़ रहा हो? आज अर्थव्यवस्था का पायदान बढ़ा। आप ये बात बताइए, अर्थव्यवस्था का पायदान बढ़ा, आउटसोर्सिंग से नौकरी मिली कि नहीं मिली? आप बताइए ना इस बात। अर्थव्यवस्था में कैसे अर्थव्यवस्था में पीछे है? आप रोजगार ना दे सके, देश में कोई भी रोजगार ना दे सके ना, आप रोजगार दे नहीं सके, रोजगार नहीं दे सके। अरे चाचा बताइए, बताइए 15 लाख कब आ रहे? 15 लाख कब मिल रहा है? पूछो। और देश की संपत्ति को बेचा है। क्या क्या बेचा? भेल सब बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। लाल किला बेच दिया। चलो एक बार शांत हो जाओ। और तमाम लोग थोड़ा फैल भी जाइए, और भी तमाम लोगों से बात करेंगे क्या स्थिति है। कहना चाह रहे हैं। हाँ, एक सेकंड। हाँ, जो भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, एक मिनट भैया, एक मिनट शांति छालो। और लोग दिखें भी, शांति छालो। आज जो भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, उनके आधे से ज्यादा नेता या तो जेल में है या फिर बेल पर है। तो उन्हें तो भ्रष्टाचार की बात करने का हक ही नहीं है। कौन? जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, ठीक है, उसके आधे नेता जेल में हो, आधे बेल पे हैं। एक मिनट, ठीक है। दूसरी बात, ये फाइट में इसलिए नहीं आएंगे कि जैसे अभी एक सज्जन कह रहे थे कि प्रदीप जैन व्यक्तिगत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके ऊपर जो चेहरा है यहाँ पर, वो जब निकलते हैं क्षेत्र में वोट मांगने के लिए, कौन समाजवादी लोग, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव या समाजवादी के और गुंडा तत्व, वो जब निकलते हैं तो मतदाता डरने लगता है, उसको फिर योगी और मोदी दिखाई देते हैं। तो इनका जो एक मिनट भैया, अरे आप बोली हो ना, एक मिनट तो चाचा आ जाइए। क्या तो हमारे जीतने में बहुत बड़ा सहयोग इनके गठबंधन दल का भी है। मैं तो चाहता हूं कि वो निकले, क्षेत्र में जाएं, वोट मांगे। वो वोट मांगेंगे, उतना ही हमारे मतों में वृद्धि होती चली जाएगी, है ना? आपको लगता है कि नेताजी चंद्रपाल सिंह यादव ग्राउंड पे जाएंगे तो इससे आपका फायदा है? जा रहे हैं, बिल्कुल फायदा है हमारा, बिल्कुल फायदा है। उनको देख कर ही वोट हमें मिल जाएगा। आदमी को पता है। चाचा से वो वाला जवाब ले लें थोड़ा। कौन सा? क्या वो कह रहे हैं नेताजी ग्राउंड पे जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम है। देखिए, भ्रष्टाचार है नेताजी से। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है देश के अंदर। ये सभी को पता है। इनकी बात का जवाब दे दो पहले। हाँ बताइए। वो नेताजी की आपने सुना नहीं, अभी तो सुना। नेताजी कोई ऐसा उनके बेदाग है, कोई दाग नहीं है। और ना कोई क्षेत्र में घटना बता सकता, कोई घटना हुई है। अब ये तो गुंडागिर्दी, देखो गुंडागिर्दी हर पार्टी में। अरे बोल रहे हैं यार बात रख रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं, तुम लोग सुनने नहीं दे रहे। गुंडागर्दी हर जगह है और गुंडागर्दी हर पार्टी में। अगर कोई गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना गुंडागिर्दी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ। अभी बाबूजी कह रहे थे कुछ यहाँ के विधायकों की खनन की, तो उधर से जवाब आया कि एक बार सांसद जी का फोन आया तहसीलदार के पास
नहीं, ये तो मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन ये हम बता रहे हैं खनन तो हर में हुआ है। और जब तक बुंदेलखंड प्रांत नहीं बन जाता है, जब तक हमारा बुंदेलखंड वासियों का भला करने वाला नहीं है। चलो चलो, और लोग हैं भैया, और लोग भी हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे। क्या खनन की बात चल रही थी, उसमें मैं 1 मिनट कहना चाहता हूँ। समाजवादी सरकार थी, गुलाब सिंह राजपूत जी यहाँ पर तहसीलदार थे। 1 मिनट, गुलाब सिंह राजपूत जी, अरे यार बदतमीज, रुको जरा। गुलाब सिंह राजपूत जी यहाँ तहसीलदार थे। यहाँ के एक सपा नेता का ट्रैक्टर जब पकड़ा गया, तो इन्हीं नेताजी का, जो इनके गठबंधन दल के बुंदेलखंड क्षेत्र के बड़े नेता हैं, वो तहसीलदार को फोन करते हैं और ट्रैक्टर छोड़ने के लिए कहते हैं। जब ट्रैक्टर नहीं छोड़ा जाता है तो वो कहते हैं तुम चोर हो नंबर 1 के, पैसे दे देंगे अभी छोड़ दोगे। इसके बाद, अरे याद है आपको? हाँ, अरे वीडियो, वो ऑडियो वायरल है, उनका क्लिप वायरल है। उसके बाद उस कह रहे आपके चैनल पे, अरे भाई मैंने चैनल मेरा अभी शुरू हुआ 22 में। पिछले साल आपने डिबेट की थी यहाँ पे, उसमें बोला था। अच्छा, हाँ। उसके बाद उस तहसीलदार का, निहायत ईमानदार तहसीलदार था, आज SDM हो गए, चित्रकूट ट्रांसफर कर दिया जाता है तत्काल। दूसरी बात, जब तो जवाब देखो, जब सुनोगे। दूसरी बात, खनन की बात हो रही है। हमीरपुर में नदी में 2-3 किलोमीटर लंबा जमीन पे मिट्टी डाल करके वो बना करके 100 ट्रक खड़े रहते थे, जिसकी कोई लीज नहीं होती थी। समाजवादी सरकार में कभी लीज नहीं हुई। बिना लीज के ऐसे ही खनन हुआ जैसे आज हो रहा है। आज जो खनन हो रहा है वो लीगल तौर पे ठेका होकर के, टेंडर होकर के। सुनिए तो उसकी क्या सर्च क्या हुआ तभी गरोठा विधायक का बेटा, कौन गरोठा? पूर्व के वर्तमान पूर्व किया, वर्तमान भी कर रहा है। जब राहुल राजपूत एसओ को धमका दे रहा है, ककरबाई वाले को, आप पहले कह लेने दो, पहले कह तो लेने दो बात, पहले पूरी बात तो सुन लो। क्यों धमकाया? आप पूरी बात क्यों भाई, क्यों धमकाया? अवैध खनन की वजह से वो होने नहीं दे रहा था, इसलिए उसको थानेदार होने ही दे रहा था। और क्या, थानेदार करवा रहा था? नहीं, होने नहीं दे रहा था। भाई थानेदार की क्या हिम्मत कि सरकार के विरोध में चला जाए, और थोड़ी बहुत हिम्मत रखेगा तो उसके साथ ऐसा ही होता है। अरे सुनने की हिम्मत रखा करो, जवाब दो ना, आप दो ना जवाब। सुन लिया ना जो अभी हमारे चाचा जी कह रहे थे कि राहुल राजपूत जी धमकाया। चाचा जी आपको जानकारी होना चाहिए कि वहाँ पर जो घर चल रहा था, वहाँ पर जो इतनी सारी गाड़ी निकल रही थी, तो वहाँ पर रोड का भी उत्पीड़न हो रहा था, गड्ढे हो रहे थे, हद से ज्यादा। तो माननीय विधायक जी के लड़के राहुल राजपूत जी वहाँ पर घाट को रोकने के लिए गए थे, ना कि इसलिए गए थे कि आप घाट चलाओ ना। घाट किसका चल रहा है भाई, बता दिया जाए। किसका चल रहा है? वो एक राजपूत जैन साहब का चल रहा था, अंकु जैन का चल रहा था। खरवाज घाट चल रहा था, अंकु जैन जी का चल रहा था, और काफी उसमें पार्टनर थे। मैं आपको बता दूं, काफी पार्टनर है उसमें। नहीं तो पार्टनर है ना, काफी पार्टनर है। नहीं काफी, क्या ये हैं? क्या राहुल जी हैं? क्या इधर आइए, आप आइए ना, क्या हो गया, छिप क्यों रहे हो? राहुल राजपूत जी उसमें पार्टनर नहीं है। मैं आपको बता, आरोप बेबुनियाद है, ये आरोप बेबुनियाद है। राहुल राजपूत जी किसी भी बालू घाट पे पार्टनर नहीं है, ना खरवाज में पार्टनर है, ना कहीं खनन करवा रहे हैं, ना राहुल राजपूत जी केवल खनन रोकने गए थे। अगर हमारा नेता खनन, अभी आ रहे हैं, उसमें भी कितने लोग रखेंगे? अच्छा ये बताओ, अच्छा भैया आपको बता दूं, समाजवादी सरकार में बसपा के हैं, बसपा के, मैं आपको बता, बसपा की बता दें, बसपा में सबसे पहले बसपा ही नहीं खनन किया। जब बसपा की सरकार आई थी उसके बाद समाजवादी पार्टी में किसने किया? नाम बताओ ना। काफी लोगों ने किया भाई, एक आध का नाम, काफी लोग, एक का नाम, मैं नाम सुनो। अच्छा ये खनन किया, व्यास, पूर्व विधायक डमडम व्यास जी ने खनन किया। डमडम व्यास पे आरोप लग गया। अब तो ऐसा है, जो भी काम किया, तो जो कागज का जो पट्टा है ना, लीगल, उस पर काम किया। और यदि डमडम व्यास ने खनन किया हो या किया होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो सरकार बदली। अच्छा ये बताओ, विधायक जी ये बताओ भैया, जब खनन की बात चल ही पड़ी है, एक सेकंड मेरी सुन लीजिए। हाँ,
अच्छा जैसे मैं विधायक हूँ, हाँ। सपोज कीजिए, ठीक है। या आप विधायक ऐसे हैं, हो जाओ थोड़ा ऐसे ऐसे, हाँ। सपोज कीजिए आप विधायक हैं, ठीक है? नहीं आप नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं पत्रकार ही थी। सुनो, आप मान लीजिए। अच्छा आप पत्रकार आपको सूट करेगा। नहीं नहीं सुन तो लो, अरे सुन तो लो, आप पत्रकार हैं, मान लीजिए आपका बेटा क्या वाइट कराएगा क्या किसी से बिना अनुमति से? आपकी क्या आपका बेटा कुछ करेगा क्या? वाइट वगैरह करेगा क्या? नहीं करना चाहिए। माननीय विधायक वहाँ से हैं जवाहर राजपूत जी, ठीक है। खनन बंद कराना, शिकायत करना किसका काम है? विधायक जी का है कि बेटे का काम है? बताओ। नहीं ये बात नहीं कहना, ये बात नहीं कहना। बहन जी के अभी भतीजे ने जो शब्द बात बीजेपी इधर इधर इधर, तो आप ये बताइए बहन जी से पूछ के कहा था क्या उनने? नहीं क्यों? नहीं बहन जी के भतीजे आकाश आनंद जी का, अच्छा ठीक है, उन्होंने सब लोग सारे पद हटा दिए, तो बहन जी से पूछ के किए थे क्या? रुको आपको याद होगा जयप्रकाश राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और धर्मवीर अशोक, ठीक है, उनको हटाया गया था। तब क्या कहा गया ना, कांग्रेस के बारे में कुछ उन्होंने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया था। तो बीजेपी की टीम, तब बीजेपी के लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की भी टीम बसपा है। आज आकाश आनंद जी ने जैसे भी बोला हो, उनसे गलती हुई। भाई हमें किसी को संवैधानिक अधिकार नहीं, किसी को हमको अब शब्द कहने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये मानव जीवन में और संविधान को इजाजत नहीं देता है। ठीक, उन्होंने गलती की। मान्या बहन जी चाहे परिवार का आदमी हो चाहे पार्टी का आदमी हो, किसी को नहीं छोड़ती। गलत करेगा तो उसको सजा मिलेगी, वो सजा दी गई। उसी का हिस्सा वो था। हाँ देखिए अब हमारे साथ एक और, अभी जब बात चल ही पड़ी है खनन पे, यहाँ से शुरू हुई, आरोप लगे कि भाजपा के विधायक खनन करवा रहे हैं। बात इधर पहुंची, सपा के लोगों ने भी खनन करवाया। बात इधर से आई, बोले बसपा के लोगों ने भी खनन। अछूता कौन है बुंदेलखंड के खनन से? कितना प्यारा है खनन साहब। एक बात बताऊं मैं, खनन इतना प्यारा है कि इसके बिना तो जी ही नहीं सकता बुंदेलखंड का आदमी। हर पार्टी का नेता कार्यकर्ता इसके बिना तो जीना ही नहीं चाहता। अब आपके पास एक नई बात मैं बताऊं, इतने भाई खड़े हैं, अभी करीबन 5 दिन पहले एक लेखपाल ने 5,000 रुपये मांगे एक पटेल साहब से। पटेल साहब ने 5,000 रुपये दे दिए उसको, लेखपाल को। कहाँ की बात है? टहरौली की सुन लो, बहुत बड़ी बात है ये। दे दिए साहब। फिर दूसरे दिन वो आया, भैया मेरी वो खसरा दे दे। तो खसरा न दे के लेखपाल चौबे जी ने पकड़ा और बोझ हाथ दिए अपने पटेल साहब को। पटेल साहब को अनुभव होगा कि बड़ी आफत आई है। तो लेखपाल ने पीट ला हमें। वो भाजपा के राज में हम टैक्स देते हैं, हमारा नौकर, और हमको पीट ले। देखो जमाना। और सबसे ज्यादा वोट यदि भाजपा को देता है तो कुर्मी समाज देता है। वो कुर्मी समाज पिटने के बाद, सुनो, कुर्मी समाज जब पिटा, फिर इसके बाद भाजपा वाले आए, एमएलसी आए, उनके टीकाराम सब आए, सब है ना एक जन साहब के सामने है ना हाथ जोड़, सुनिए ना हाथ जोड़ के बोले, हजूर लेखपाल को निलंबित कर दो। अरे भाई तुम एमएलसी हो, तुम विधायक ब्लॉक प्रमुख हो और तुम सत्ता के मालिक भी हो एक तरह के, तो तुम्हें चाहिए था कि उसको फौरन कार्रवाई करवा देते। और वो पटेल समाज, पहले सुन लें आप। इसके बाद जब की नहीं चली, तो भाई मैं तो अन्याय के खिलाफ बोलने का आदत हूँ, चाहे वो एसडीएम हो चाहे मैं भी पहुँचा उसी। मैं एमएलसी साहब भी थे, ब्लॉक प्रमुख तो बाहर निकल आए थे, मेरी उनकी नहीं बनती है तो वो बाहर आ गए थे। मैं पहुंचा, मैंने कहा एसडीएम साहब मानवर ये चुनाव चल रहा है, वो चुनाव नहीं होता तो ये कुर्मी समाज जो आप कह रहे नहीं, इनका जो हुआ है जांच कराएंगे। जांच नहीं, जांच तो बाद में होती, पहले मैं पूरी जांच आपकी कर देता, उठा के पटक देता इस कुर्सी से। हमारे वेतन में पलने वाले सरकारी कर्मचारी हमारे राजा को मारे, जो वोट देता वो राजा है आज का। इसके बाद आज कुर्मी समाज के साथ जो हुआ, पिता की बात हो रही है। सोचो अब जरा, कोई माई का लाल हमारे सांसद जी पर 1 रुपए का आरोप लगा दे तो तब मैं मानूं। एक में नायक जी किसी भी बड़ी बात कह दी, बड़ी बात कह दी, बड़ी बात कह दी। है क्या कोई ऐसा आरोप इनके कैंडिडेट पे? कोई आरोप है 1 रुपए का चुनौती दे रहे हैं? कोई माल का इलाल 1 रुपए का आरोप लगा दे, है कोई आरोप? जब इस देश में बीजेपी
कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनिए, देखो जब बात गहन चल रही हो, बोल रहे हो, सुना भी करो तभी तो जवाब दे पाओगे। पार्टी के नाम लाखों करोड़ चंदा आया है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, और उसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। किस कंपनी ने दिया, क्यों दिया, पहले चंदा दिया फिर धंधा लिया, तो उसको क्या कहेंगे? भाई अनुराग शर्मा जी का परिवार ऐसा तो है नहीं कि कोई गरीब हो, है? वो जनता के लिए बने तो जनता के बीच में होना चाहिए ना। हम ये नहीं कह रहे कि उनके ऊपर कोई आरोप लगा है, पैसे का आरोप लगा है, नहीं लगा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि जनता के बीच में यहाँ जितने लोग खड़े हैं, लोग कह रहे हैं कि इस बार, अरे सुन तो लो भैया, जहाँ उनके सपोर्टर भी हैं, और तो कितने लोग ऐसे हैं जो माननीय सांसद जी से महीने खाड़ में कभी मिल लेते हो, कितने लोग हैं? सभी लोग अरे अनुराग शर्मा जी इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि जब कोई समस्या का, जैसे अभी हमारे चाचा जी ने बताया कि लेखपाल को किसी किसान का प्रकरण हो गया, वो पटेल से कह दिया उनने, कोई जाति नहीं होती किसान की, उनने समुदाय कह दिया, पटेल पहली उनकी गलती बता दिया। जब मामला हुआ, मामला एडीएम साहब के पक्ष में गया, तो ऐसा नहीं होता है कोई मामले के तत्काल प्रभाव से हम उस पर कार्रवाई कर दें। उन्होंने ज्ञापन अपनी बात रखी, वो बात को दिया। आपको पता है, पहले तो इन लोगों को कर्मचारी नियमावली पढ़ने की जरूरत है। सबसे प्रथम है कर्मचारी नियमावली, ठीक है। दूसरी बात, ये इससे मंसूबे जाहिर होते हैं। एक दो लोगों के लेखपाल और किसान के बीच का प्रकरण, उसको ब्राह्मण, इन लोगों ने साजिश रची कि ब्राह्मण और पटेलों के बीच में युद्ध हो जाए। दो समुदायों को लड़ाने की इन लोगों ने साजिश रची। वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। इन्होंने कहा, कौन? पटेल साहब? पंडित जी पटेल साहब। इन्होंने कहा कि 5,000 रुपए उन्होंने दे दिए थे, इसके बाद खसरा नहीं बनाया। अभी जाकर के आप पूछ लीजिए, या फोन लगा करके पूछ लीजिए, कोई रुपए नहीं दिया लेखपाल को। ये उनने खुद हमें बताया। उनका कहना ये था कि हम खसरा बनवाने गए, उन्होंने 5,000 रुपए मांगे, ठीक है। खसरा पहले डायरेक्ट भी बनता था। अच्छा, एक चीज अभी बता, अभी मुझे सुनने को मिला है, रुक जाइए, एक छोटा सा वो है। अभी कुछ दिन पहले पटेल समाज के एक नेता, बड़े नेता, विधायक तुल्य, बोल रहे थे नाक रगड़वा देना। क्या क्या किस्सा था? किस्सा क्या था? वो उनका मुस्कुरा गए। ना 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 सुनिए सुनिए तो सुनिए। वो खुद से बता रहे हैं तो सुनो ना। वो जो है उनके समाज का कार्यक्रम था, कोई गैर राजनीतिक, कोई राजनीतिक कार्यक्रम था नहीं था। वो पटेल समाज का ही निजी कार्यक्रम था। टहरौली का था जी, टहरौली का था। टहरौली क्षेत्र के उसमें पटेल समाज के लोग आए हुए थे, जिले से भी कुछ लोग आए हुए थे। पटेल गार्डन में था, तो उनका समाज का कार्यक्रम था। वो अपनी समाज को ही संबोधित कर रहे थे, उनका कोई राजनीतिक वो स्टेटमेंट नहीं था। नाक किसको रगड़वा थे? अब उनका रो में वो कैसे किस मंतव्य से कह गए, ये तो वही जाने। क्या क्या हो गया था? पता है क्या? नहीं, बीजेपी सुनिए तो, सुन लीजिए। अभी कहा आपको नहीं पता? सुनो तो, अभी कहा गया कि बीजेपी किसानों की हितैषी है। बीजेपी से ज्यादा किसानों की हितैषी हो ही नहीं सकती है। एक साल थोड़े फैल जाओ तो बढ़िया रहेगा। एक साल किसान, हमारा इस देश का किसान अन्नदाता दिल्ली की बॉर्डर को घेरे रहा। 700 750 किसान शहीद हो गए। आप देखो दूसरे ट्रैक पे आ जाते हैं। नहीं, ट्रैक पे नहीं। ये किसानों की बात हुई भाई, किसानों की बात हुई नहीं कि किसानों के हितैषी, वो बात कर रहा हूँ मैं। 735 किसान मारे गए। और इलेक्शन के पहले क्या था, हरियाणा बॉर्डर में वो रबर की गोलियां चलाई गई किसानों पे। वो गोले चलाए गए, आंसू गैस के, और कौन सा बम चलाए गए हैं। ये किसान के हितैषी हैं। किसान के हितैषी कहना बंद करो, घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो। किसान एक यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जल्दी खत्म करेंगे, आगे भी जाना है एक जगह और। हाँ, फास्ट कहिए जो भी कहना। राजनीतिक जितने भी दल हैं, वो सब एक नारा हर चुनाव में लगता है, बेरोजगारी, किसान, भुखमरी। ये जो स्लोगन है, क्या ये कभी खत्म होंगे या खत्म हुए हैं? सुनिए तो, जो भी दल
सुनिए तो ड्यूटी है, ठीक है। एक मिनट, कोई भी सुनिए, कोई भी गवर्नमेंट बनी रहे, एक साथ देश के सारे युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, कब उन्होंने सारे युवाओं को रोजगार दे दिया? नहीं दे दिया। सुनिए एक मिनट अध्यक्ष जी, एक मिनट, हम इस बात के था, ठीक है, एक बार हम सबसे पूछे लेते हैं, लास्ट सबसे पूछे ले, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? ऐसे थोड़ा और पीछे आ जाइए। इस बार वाकई में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? सही दिल से थोड़ा सोच के। अब की बार तो प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनेगी। वाह वाह, क्या तुम्हें क्या, खुद को क्या लगता है? हमें ये लगता है कि देखो मायावती तो बहुत पीछे है यार, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं आप? हंसी आ गई आपको पीछे की बात में? पीछे कैसे है? बहुत पीछे है। कौन लगेगा? शायद है 2-4 सीटें आ जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी को ही बनना चाहिए। बहुत बढ़िया। आइए, क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। बहुत बढ़िया। क्या लगता है कौन बनेगा? नाम बताना है, ज्यादा कुछ बातें नहीं। नरेंद्र मोदी बने, अच्छा, आप तो वही कहेंगे। कौन? नरेंद्र भैया जी। हाँ, एक शब्द नहीं, एक जवाब केवल। अभी हमारे जलाध्याय जी का बोल रहे नहीं। ठीक है, कोई नहीं, इधर आ जाओ। हमने देखा था पीछे तालियां बजा रहे, इधर आओ ना। ये पीछे भाई साहब तालियां बजा रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। क्या कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। अच्छा, मोदी जी के लिए तालियां बजा रहे थे? बिल्कुल। क्या लग रहा भाई साहब? मोदी की बनने। मोदी बनने। क्या? नरेंद्र मोदी। क्या? नरेंद्र मोदी। बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है? हम तो ये कहेंगे सवाल ही आपका गलत है। सवाल प्रधानमंत्री का नहीं होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि देश का विकास कौन करेगा, किसानों का विकास कौन करेगा, गांव गरीब का विकास कौन करेगा। पहले हम बोलना चाह रहे थे, हम अपने गांव की समस्याएं आपको बता रहे थे, क्योंकि विकास गांव से होता है। तो आप माइक लेके चले गए, पाला बदल लिया आपने, इधर उधर भटक गए। तो हम ये बताना चाह रहे थे, पहले तो हमने बताया था ट्रांसफार्मर। अपने ऊपर आरोप भी बहुत प्रेम से सुनते हैं गुरु। बिल्कुल सर, सुनना पड़ेगा। वो उसी को महान बोला जाता है जो आरोप भी सुने और वो अपनी बढ़ाई होने पर वो भी स्वीकार करें। हाँ, तो हम तो यही बताएंगे कि गांव का विकास नहीं है। आप यहाँ कुछ नेतागण बता रहे थे कि धारा 370 का अगर वाकई में असर है तो कश्मीर में आपके कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे गए? आपके ही सांसद जो रहे हैं लद्दाख से, सोनम वांगचुक, वो धरने पर क्यों बैठे रहे? उनकी मांगे क्यों नहीं मानी गई अब तक? ठीक है, कई मुद्दे हैं हमारे गांव में है, जैसे हमारे गांव की स्थिति जो है अनुराग शर्मा जी के संसदीय क्षेत्र में आता है, कई नेताओं को हम अवगत करा चुके हैं। लेकिन हमारे गांव की स्थिति ये है कि अभी इस मौसम में ये हालत है कि अगर कहीं इमरजेंसी आ जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई कुछ हो जाए, तो उसके घर तक 4 पहिया वाहन नहीं पहुंच सकता है। हाँ, तो ये क्या है? हाँ, खिरिया गांव है। तो विकास नहीं हुआ आपका मतलब है? क्या आपके हिसाब से कौन है प्रधानमंत्री बनने लायक? सीधे सवाल, बहुत लंबा हो जाएगा, हमें आगे जाना है अभी, समझिए ना, यही पता चला 4-5 घंटे हो गए। क्या लगता है प्रधानमंत्री बनने लायक कौन है? सवाल थोड़ा चेंज आप कीजिए। प्रधानमंत्री हम तो यही चाहेंगे कि बदलाव होना चाहिए। राजनीति में बदलाव का पक्ष में हम रहते हैं और बदलाव होना चाहिए। अभी क्या कौन ठीक लग रहा है कि ये चलाएगा देश तो बढ़िया रहेगा? कई लोग हैं जो योग्य हो। एक दो नाम बता दीजिए। नाम अभी तो नहीं, मतलब आपके पास ऑप्शन हमारे हिसाब से जरूरी, हमारे हिसाब से जरूरी नहीं है। 4 तारीख तक ये चीजें कि नाम आपको जानना जरूरी हो। 2-4 ऑप्शन पूछ रहे, लोग कहते हैं कि ऑप्शन नहीं है। 2-4 ऑप्शन हैं, जैसे अगर देखा जाए तो कई लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, राहुल गांधी जी भी हैं। हाँ, राहुल गांधी जी ऑप्शन है, वही ऑप्शन पूछ। क्या लग रहा है भैया कौन बन सकता है? भैया भाजपा की सरकार बनने, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने। अगर नरेंद्र मोदी इनके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है तो कितने दिन के लिए? ये बताइए ना। आपको डर है? कुछ डर नहीं है, कितने दिन के लिए पूछिए ना, इन लोगों को पूछिए। आडवाणी जी को 75 साल में बैठा दिया ना, 75 साल रिटायरमेंट जो उन्होंने खुद नियत की थी ना, तो कितने दिन के लिए बनेंगे? ठीक है, और लोगों से क्या लगता कौन बनेगा? देखो सीधा सवाल और सीधा जवाब। ना बहुत टाइम, हमें आगे जाना है। अरे उन्होंने बात रखी तो उसका जवाब देंगे। नहीं, रहने दो, पूरी रात चलेगा। सुनिएगा तो सिलसिला पूरी रात चलेगा। ठीक है, मोदी जी ही बनेंगे। क्या फाइनल एकदम ये है कि पूर्ण रूप से मोदी जी पूर्ण बहुमत में गठबंधन अपनी सरकार बनाएंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन झांसी सीट पे खतरा है और गठबंधन निकल जाएगी। बहुत बढ़िया भाई। अब की बार 400 पार। आप तो फिर से ओपन है सरकार, तीसरी बार फिर मोदी सरकार।
दो बातें ना जाना भूल, राम मंदिर कमल का फूल। राजाशाही शासन खत्म करना है। प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? भाजपा को। भाजपा को? भाजपा से किसको? अपने रवि को। रवि को, ठीक है, कोई नहीं। बीजेपी अभी नहीं। केवल बीजेपी में ही राजाशाही शासन खत्म हुआ है। ना तो पीढ़ी दर पीढ़ी राजा हैं, चाहे वो जानते हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे ना पढ़े लिखे हो। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश सिंह, ऐसे राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी आ गए। ठीक है, राहुल गांधी की तो शादी हुई नहीं, अब उन्हें अगर शादी करनी पड़ेगी। तो शादी तो सलमान की नहीं हुई, क्यों शादी के पीछे क्यों? अरे इसलिए कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता है उनकी, तो उन्हें बैठना है। प्रधानमंत्री और नहीं कोई चला जाएगा, वही जाएंगे, इसलिए उन्हें तो और जल्दी। शादी मोदी जी ने की है, लेकिन स्थिति क्या है पता, योगी जी ने भी नहीं। मोदी के यहाँ तो देखो शिवराज सिंह और मोहन यादव पीछे बैठे थे। मोहन यादव को पता नहीं था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। ठीक है, भाजपा को 3 बार मौका मिला राष्ट्रपति बनाने के लिए। पहली बार एक मुस्लिम को राष्ट्रपति बनाया, दूसरी बार दलित को बनाया और तीसरी बार आदिवासी को बनाया। जो लोग आरोप लगाते हैं कि मैं आपको बात बता दूं, दलित समाज की बात हुई है, आज भी गांव में स्थिति इतनी बदतर है दलितों की। पीछे गांव में दलित को बगल पे बैठाना लोग पसंद नहीं कर रहे हैं।